नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जनसरोकार से जुड़े हैं, उन मुद्दों की जो प्रगति की बात करते हैं। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आवाहन द न्यू वॉइस की फाउंडर रंजना सिंह जी। स्वागत है मैम आपका। आरती नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले हम आपके फाउंडेशन के बारे में जानना चाहेंगे। हमने जाना है कि ये महिलाओं के लिए काम करती है, तो ये किस तरह का काम करती है, कैसा काम है, आप किस तरह से महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, इसके बारे में हमें बताइए। मैम, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक मौका मिला। आवाहन जो संस्था है वो विशेषकर महिलाओं पे काम करती है, और संस्था का सोचना कि अगर एक महिला को रोजगार दिया जाता है तो शायद उसका जो शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे का समाधान अपने आप में है। क्योंकि आर्थिक मजबूती एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे समाधान का निदान कर देती हैं। तो संस्था स्किल डेवलपमेंट में काम करती है, महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और महिलाओं की रुचि के अनुसार दिया जाता है, जिसपे वो बाखूबी से काम को कर पाएँ और अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। ये संस्था लगातार लखनऊ के 5,000 महिलाओं के साथ काम कर रही है। तो मैम, अब अगर हम राजनीति की बात करें, जैसे आपने जाना कि आईपा बेसिकली प्रगतिशील राजनीति की बात करता है और महिला इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, मुझे लगता है हिस्सा है हमारे समाज का। तो जो सरकार द्वारा नीतियाँ लाई जाती है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आपको क्या लगता है कि वो कितनी सही है, या आप लोग उनसे कितना संतुष्ट है, या आप लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है उसका? राजनीति की बात अगर कही जाए, प्रगतिशील राजनीति की, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि जितना हम जब लास्ट मोमेंट में इलेक्शन होता तो 6 महीना जितनी एक्टिव पार्टियां हो जाती हैं, अगर इसी तरह से हमारे नेता और हमारे मंत्री 5 साल तक एक्टिव रहें तो शायद देश की फिजा बदल जाए। दूसरी बात है महिलाओं का, जो लोग सक्षम है अपनी अधिकार को लेने के लिए, उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। सरकार की बहुत सारी स्कीम हैं, जो एक गरीब तबका को अगर उसका सीधा लाभ मिले तो शायद उस समस्या से उसका समाधान हो जाए, लेकिन वो पहुंच से बहुत दूर होती है। लेकिन जब से डिजिटल की चीज़ें हुई हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो हमारे काफ़ी अधिकतर लोगों के पात्र जो हैं, जैसे उज्ज्वला गैस है, जनधन योजना है, ये राशन का वितरण प्रोग्राम हो रहा है, उसमें क्योंकि अब ये फाइल का मूवमेंट मोदी जी ने कम कर दिया है, इसका असर दिख रहा है। मैम, आपकी फील्ड में महिलाओं के लिए जिस तरह से वर्क होते हैं, तो आपको क्या सरकार द्वारा सपोर्ट मिलता है उतना? जी, क्योंकि हम लोग एक पोर्टल पे जाते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी महिलाओं के सारे डिटेल्स पे भरते हैं। भरने के बाद हम लोग विभाग से संपर्क करते हैं कि हमारे ये बेनिफिशियरी पात्र हैं, उनको मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारे जो वंचित हो जाते हैं समाज के लोग, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है और वो भटकते हैं और कहीं ना कहीं निराश और हताश होकर उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका अच्छा डायरेक्शन देने वाला, कोई गाइड करने वाला है, तो वो लाभ वो हर वंचित वर्ग को मिल रहा है। पार्टियों की आपने बात की, तो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टियां कितनी लोकतांत्रिक हैं एक्चुअल में? लोकतांत्रिक कहना अलग बात है, लेकिन जब उसका पार्टी के छवि को देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवारवाद, भतीजावाद और अपनापन दिखता है। बहुत सारे हमारे युवा हैं जो इनके पास एक टैलेंट है, अगर उसको जिम्मेदारी दिया जाए तो बखूबी करेंगे। लेकिन जब भी चाहे वो बिहार का राजनीति देखा जाए, या कांग्रेस का देखा जाए, या सपा का, या बीजेपी का, जिसका भी पार्टी हो, कुल मिला के अपने लोगों को, अगर मैं मंत्री हूँ तो मेरे बेटा, मेरा बहू, मेरी बेटी ही आए, दिखाने का समाज में कुछ उनका चेहरा और होता है, लेकिन जब फ़ायदा दिलाने की बात आती है तो कुछ अपने होते हैं। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता होंगे जो 5 साल समर्पण भाव से पार्टी में सेवा किए होंगे, लेकिन जब टिकट के वितरण की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मेरे भाई, बहू, पत्नी, इन्हीं को मिलेगा। तो मैम, अभी अगर हम बात करें, हर पार्टी चुनाव आते आते ये होता है कि किसी ना किसी एक भावनात्मक मुद्दे पे पूरा का पूरा चुनाव चला जाता है। जो एक्चुअली मैनिफेस्टो में जो बातें की जाती है वो उनका तो कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन कोई भी एक भावनात्मक मुद्दा आ जाएगा और उस पर पूरा का पूरा आपका चुनाव चला जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इसका दोषी आखिर कौन है? ये भावात्मक दोषी तो हमारे समाज है, जनता है। जनता को सोचना चाहिए कि हम जात पे, मंदिर पे और धर्म पे नहीं राजनीति कर सकते हैं, हमें विकास चाहिए। लेकिन हमारी, क्योंकि वोटिंग जनता करती है, लोकतंत्र हम भारत देश है, लेकिन वही जनता इनके बहकावे में नेताओं को आके, और हम ऐसे लोगों को चयनित कर लेते हैं जो हमारा ना विकास हो पाता है और ना हमारे लोगों को लाभ मिल पाता है। तो हम सबसे भागीदारी अपने युवा को और अशिक्षा को मानेंगे, जनता को। जनता ही इनको चुनती है। तो मैम, अभी आपको क्या लगता है कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब मुद्दे कब राजनीति का हिस्सा, अहम हिस्सा बनेंगे? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा, मैम ये कहना आपसे कि भारत में भावनात्मक राजनीति की जाती है। अभी आपका 6 महीने के अंदर कुछ ऐसे इशू आएंगे, ऐसे मुद्दे आएंगे कि जिस पे पूरा फिजा ही बदल जाएगी।
वो चाहे मंदिर का मुद्दा होगा, हिंदू और मुसलमान का मुद्दा होगा, इससे राजनीति नहीं लड़ी जाती है। और हमारे वोटर उस भावना में आके आपस में लड़ लेंगे। वही नेता मंच पे आपस में हम झगड़ा करा के और पीछे जाके वो एक हो जाते हैं। ये हम जैसे देश के युवा को, जनता को समझने की ज़रूरत है कि वो अपने लाभ के लिए हमको दोषी ठहराते हैं, हमारी दुश्मनी होती है, हम आपस में भिड़ जाते हैं और फ़ायदा उनको जाता है। मैम, अगर हम बात करें मुद्दों की, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दों की कि चुनाव आते आते स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है और उस पर सारा चुनाव लड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को जागरूक होने की कितनी ज़रूरत है कि वो अपने स्थानीय मुद्दों को देखें और फिर अपने वोट का इस्तेमाल करें? जैसे कि अगर एक स्थानीय से 5-6 विधायक खड़े होते हैं, उनको जनता एनालिसिस करे कि क्या एजुकेशन क्या है, उनका आपराधिक प्रवृत्ति के ना हो, ये सबसे मायने रखता है। जो आदमी अपराधी होगा, बाहुबली होगा, वो समाज के लिए कुछ नहीं करेगा। और हम जैसे लोग डर के मारा वोट देते हैं, हमें इसका करना होगा, क्योंकि एक बार आपका निर्णय लेना 5 साल आपको फ़ायदेमंद होगा, उस पर हमको करना होगा। और हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, जो हमारे जल को लेके, सड़क को लेके एक प्रॉब्लम रोज़ फेस होती है, उस पर फोकस करना होगा। मैम, आप हमारे इस मंच से नए वोटर्स जो आने वाले हैं या फिर जो पुराने वोटर्स हैं, उनको क्या कहना चाहिए कि एक्चुअल में उत्तर प्रदेश के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को देखकर वो अपना प्रत्याशी को चुने? मैं तो यही इस मंच से आपका आभार करती हूँ और पूरी जनता से मैं निवेदन करती हूँ कि सबसे ज़्यादा विकास का मुद्दा है, और विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्वांगीण विकास हो, जिसमें सबको फ़ायदा मिले। अगर ये चीज़ें होंगी तो हमें फिर निःशुल्क राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपनी रोटी की व्यवस्था खुद कर लेंगे। धन्यवाद मैम। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारी ये मुहिम चल रही है कि प्रगतिशील राजनीति की बात हो, प्रोग्रेसिव की बात हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये आपका जो, मैं आपके तहे दिल से पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक, बहुत सारे मीडिया हैं हमारे बंधु लोग की, जो समय के हिसाब से आपने एक प्रगति को लेकर चला, और आज भारत जैसे देश को प्रगतिशील राजनीति की ज़रूरत है। और मैं आपकी पूरी टीम को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मेरा ब्लेसिंग आप लोग के साथ रहेगा, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। और आज देश की वाकई जो है विकास की और प्रगति की ज़रूरत है। धन्यवाद मैम। तो ये थी रंजना सिंह जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।